वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी की जो हमने सीरीज शुरू की है विद रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट एग्ज़ाम। हाई कोर्ट के लिए जो है वो हम पूरा जो है वो क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं और इसमें इंडियन पॉलिटी की जो है वो हम आज क्लास 4th जो है वो पूरी की पूरी डिस्कस करेंगे, जिसमें जो हमारा टारगेट रहेगा, पहला तो हम पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ेंगे कि क्या होती है, क्या फीचर्स हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और सेकंड जो हमारा टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि हम जो है वो यूनिटरी और फेडरल जो फीचर्स है इनको कवर करेंगे, मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे और साथ में ही इन दोनों के बीच में डिफरेंस वो भी कवर करेंगे। पूरा प्रैक्टिकल जो है वो हम क्लास को आज कवर करेंगे, प्रैक्टिकली जो है वो अप्रोच रखेंगे विद एग्जांपल्स की कौन सी कंट्री से किस तरह से जो है वो कौन सा फीचर लिंक कर रहा है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, यानी कि भारत में गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, नॉर्मल सेंस की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोगों ने सिलेक्ट करी ताकि वो लोगों पर जो है वो रूल करे, और इसको जो है वो एक तरह से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, यानी कि फॉर द पीपल बाय द पीपल। तो जब ये कंसेप्ट जो है वो भारत में आया तो देन भारत में यहाँ पर जो है वो फिर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो एक कन्फ्यूज़न बन गई कि अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए। मतलब कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उसको हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर हेड करेगा या फिर आपका प्रेसिडेंट हेड करेगा। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब ये डिबेट हुई तो देन यहाँ पर फाइनल डिसाइड किया गया कि अभी जो टारगेट रहेगा या अभी हम जो सिस्टम अडॉप्ट करेंगे दैट इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फाइनली भारत की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, भारत सरकार की अगर हम बात करें, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो अडॉप्ट करती है। और देन फिर हमारे पास यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंट फीचर्स आते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब हमने अडॉप्ट की तो उसमें क्या जो है वो फीचर्स रहेंगे। तो क्वेश्चन देखो, अगर यूपीएससी या फिर सीडीएस, सीएपीएफ, इनमें अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जो आपके फीचर्स है इन्हीं पर जो है वो क्वेश्चन बन जाता है प्रीलिम्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो बिल्कुल हमें हर टर्म को ध्यान से समझना है। देखो, सबसे पहले कहा गया है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस सिस्टम इज पार्लियामेंट्री सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस वेयर एग्जीक्यूटिव क्या है, डायरेक्टली अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। यानी कि पहली तो टर्म याद रखना कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है गवर्नेंस का जिसमें आपका एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के लिए जो है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होगा। अभी क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा, वो हम कवर करेंगे जब हम पार्लियामेंट को पूरा पढ़ेंगे। जब पार्लियामेंट को पढ़ेंगे तो देन वहाँ पर हम कवर करेंगे कि कैसे कैसे रिस्पॉन्सिबल हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ थैंक्स की अगर हम बात करें, अगर मोशन ऑफ थैंक्स इंट्रोड्यूस हो रहा है तो देन उस केस में क्या है कि एक तरह से क्लियरली पता चलता है कि अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास ना हो तो फाइनली क्या होता है, सरकार जो है वो विफल हो गई अपने जो भी गोल्स थे उनके लिए। देन नो कॉन्फिडेंस मोशन, जब आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो जाती है तो वो ये भी जो है वो एक तरह से जो है वो लिंक करता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो है वो एग्जीक्यूटिव क्या है, लेजिस्लेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आता है कि एग्जीक्यूटिव क्या है और लेजिस्लेटिव क्या है। देखो, एग्जीक्यूटिव हो गए जिनका काम होता है कानून को इंप्लीमेंट करना, कि अगर कोई कानून बना तो उसको इंप्लीमेंट करने का जो काम होगा वो एग्जीक्यूटिव का होगा। यहाँ पर आपके प्रेसिडेंट होंगे, यहाँ पर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दो इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद अदर अगर हम बात करें तो इसमें एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव या भी आती है। एक तो ये तो आपकी प्रेसिडेंट और आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी तो 5 साल के लिए आएंगे फिर चले जाएंगे, दोबारा आ सकते हैं इलेक्ट होकर, लेकिन चेंज भी होकर भी आ सकते हैं। लेकिन एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होती है, ठीक है, जो होते हैं आपके ब्यूरोक्रेट्स, तो वो आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेटिव में कौन होगा, एमपीज, जितने भी आपके एमपी जो आपके सेंट्रल लेवल पर हुए, और एमएलएज जितने भी हमने इलेक्ट किए थे वो आपका जो है वो स्टेट लेवल पर हो गए। तो ध्यान रखना, तो इस तरह से जो है वो हम कंसेप्ट लिंक कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव। देन उसके बाद फीचर्स क्या रहते हैं, कि जब अभी हम बात करें क्या क्या फीचर्स है इसके, तो सबसे पहला फीचर अगर हम बात करें दैट इज ड्यूअल एग्जीक्यूटिव। अब हम भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर्स देख रहे हैं यहाँ पर, तो याद रखना ड्यूअल एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होगा कि हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, हमारे पास दोनों सिस्टम है। हमने क्या किया, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, पार्लियामेंट्री जो हमारी गवर्नमेंट थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसको तो हम जो है वो ब्रिटेन से लेकर आ गए कि हमें लगा कि वहाँ पर ये सिस्टम अच्छा है। लेकिन ब्रिटेन में जो हेड है वो हेरिडेटरी है। अब हमारे पास हेरिडेटरी हेड तो नहीं हो सकता था, क्यों, क्योंकि हम तो रिपब्लिकन कंट्री है।
हम तो अभी आज़ाद हुए, हम दोबारा से मोनार्क के जो रूल में नहीं जा सकते, मोनार्क रूल दोबारा से शुरू नहीं हो सकता। तो देन हमने क्या कहा यहाँ पे कि हमारी जो हेड ऑफ द स्टेट है वो लाइक जैसा अभी अमेरिका में वैसे होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करेंगे, हम उसके इलेक्शंस इनडायरेक्ट करवाएंगे। यानी कि हमारा जो प्रेसिडेंट होगा वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होगा और उसको हम हेड ऑफ द स्टेट कहेंगे, ध्यान रखना। और ये क्या होगा, एक नॉमिनल हेड होगा। देन उसके बाद हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो प्राइम मिनिस्टर होगा, जिसके पास जो है वो रियल पावर होगी। और प्राइम मिनिस्टर को हम इलेक्ट करते हैं, यानी कि हम एक एमपी को इलेक्ट करते हैं। देन फिर एमपी, अगर मान लीजिए जैसे अभी नरेंद्र मोदी जी है अभी करंट प्राइम मिनिस्टर, तो वो एमपी हैं, ठीक है, पहले एमपी है, देन उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो जब एमपी बने तो उनकी पार्टी ने काफ़ी सारी जो वोट्स लेकर आए, काफ़ी सारी सीट्स लेकर आए। देन उसके बाद क्या हुआ, प्रेसिडेंट ने उनको अपॉइंट किया कि आप अपनी मेजोरिटी को प्रूव करो। उनको क्या किया, पीएम अपॉइंट किया सबसे पहले। देन उनको कहा कि आप अपनी मेजोरिटी को प्रूव करो। फिर उन्होंने जब अपनी मेजोरिटी प्रूव करी, देन उन्होंने सरकार बनाई। तो जो आपकी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं फ्लोर टेस्ट, उसको कहते हैं फ्लोर टेस्ट। और ये क्वेश्चन बन जाता है कि फ्लोर टेस्ट क्या होता है, तो याद रखना। देन उसके बाद यहाँ पे नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव दोनों क्लियर हुआ होगा। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, यानी कि रियल पावर जो है उनके पास होती है। क्यों? क्योंकि इनको हम इलेक्ट करते हैं, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट इसलिए क्योंकि हम उनको इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, उनका काम सिर्फ एक सिंबल की तरह रहेगा। देन उसका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जितने भी जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हमने बात की कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोअर हाउस के लिए। अब लोअर हाउस क्यों? क्योंकि हमने बात की थी यहाँ पर अभी कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो आपके एक तरह से जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे हम हम उनको इलेक्ट करते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कुछ भी नहीं है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है। तो सिंपल ये समझो, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोअर हाउस के लिए। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रियल सरकार माना जाता है। और रियल सरकार जो है वो लोकसभा के लिए क्यों रिस्पॉन्सिबल होगी? क्योंकि लोकसभा से ही जो है वो सरकार बनती है। हम लोकसभा में इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं सेंटर में एमपीज को, और वही एमपी सरकार बनाते हैं सेंटर में। तो इसलिए ये यहाँ पर कंसेप्ट जो है वो अप्लाई होता है, ये भी एक फीचर है। देन उसका क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। कैसे? अभी इसको समझो, कोई भी मिनिस्टर कोई भी मिनिस्टर तब तक मिनिस्टर नहीं बन सकता जब तक वो एमपी नहीं है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका राज्यसभा से हो या लोकसभा से। तब जब तक वो नहीं होगा तब तक वो मिनिस्टर नहीं बनेगा। तो मिनिस्टर जो है वो पार्लियामेंट का भी पार्ट होता है, यानी कि लेजिस्लेचर का भी पार्ट होता है, और एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट होता है, यानी कि आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आल्सो एमपी, और एज एन एमपी भी हो जाए वो बैठते हैं, और वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होते हैं। देन उसका लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये क्लियर होता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी के साथ लेकर आता है, मेजॉरिटी पार्टी सीट्स में आता है, तो वही जो है वो फिर अपनी सरकार बनाता है, और इसको लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। इसके अपोजिट यूएस में अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो मेन होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, तो वही जो है वो लीडरशिप प्रोवाइड करता है। देन उसके बाद एक फीचर यहाँ पर और आता है, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। हमारे यहाँ पर जो लोअर हाउस है वो परमानेंट नहीं होता है। अब जो लोअर हाउस अपर हाउस, इसको बाइकैमरलिज्म कहा जाता है। तो याद रखना इसको क्या कहा जाता है, बाइकैमरलिज्म। और यहाँ पर दो हाउसेज है हमारे यहाँ पर, दैट इज राज्यसभा एंड सेकंड वन इज लोकसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस जो है वो डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन राज्यसभा यानी कि जो अपर हाउस है वो परमानेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्टली होते हैं। राज्यसभा में किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? स्टेट्स के। और स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव हमेशा रहते हैं। क्यों? क्योंकि देखो सिंपल समझो, ऐसा तो नहीं है कि हर स्टेट में इलेक्शन एक टाइम पे हो रहे हैं जैसा कि वन नेशन वन इलेक्शन में होता है, होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी फॉर एग्जांपल एचपी के इलेक्शन होंगे, अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए, देन कुछ टाइम बाद एचपी के इलेक्शन हो जाएंगे 3 साल बाद। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि अगर मान लीजिए 15 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 10 स्टेट्स में जो है वो आपके राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव होंगे ही होंगे। देन उसके बाद यहाँ से फिर आगे रिप्रेजेंटेटिव चलेंगे। और ऑलमोस्ट ये भी कहा जाता है कि राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हर जो आपके 1/3 जो है वो मेंबर रिटायर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान रखना। तो उससे हम लिंक कर सकते हैं कि ये जो है वो परमानेंट हाउस है। देन उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, गवर्नमेंट में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। मतलब कैसा कि अगर कोई कॉन्फिडेंस, अगर सरकार अपनी मेजॉरिटी लूज कर जाती है टू द लेजिस्लेचर के लिए, मान लीजिए कोई सरकार काम नहीं कर रही, फाइनली क्या होगा, जब सरकार काम नहीं कर रही तो एमपी क्या करेंगे, जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो मोशन लेकर आ जाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ जाएंगे। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ गए तो दैट मीन सरकार गिर जाएगी। अगर वो पास हो गया तो उस केस में क्या होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर वो सरकार गिर जाएगी, देन उसके बाद अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी हमेशा रहती है कि दूसरा
जो किसी दूसरे पर्सन को जो है वो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, देखेंगे कोई पर्सन दूसरा है जिसके पास सेकंड नंबर पर मेजॉरिटी में सीट्स थी, उनको क्या करेगा, वहाँ से कोई पर्सन को अपॉइंट करेगा, उनको बोलेगा कि आप अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो। अगर वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर देते हैं देन वो अपनी सरकार बनाएंगे, नहीं तो फिर इलेक्शन होंगे, नहीं तो फिर या तो प्रेसिडेंट रूल लगेगा या फिर दोबारा से जो है वो इलेक्शन होंगे। तो इस तरह से जो है वो बिल्कुल बेसिक अप्रोच को हम लेकर चल सकते हैं। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रिगार्डिंग एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इंडिया, यूके, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो बाकी सभी, अगर हम इंडिया को यहाँ पर छोड़ दें तो बाकी सभी पे मोनार्क सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो एक तरह से जो है वो हेरिडेटरी पोस्ट है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट से ये क्लियर होता है कि हेड ऑफ द स्टेट यहाँ पर क्या है, इलेक्टेड है डायरेक्टली बाय द पीपल। यहाँ पर जो है वो डायरेक्टली जो है वो इलेक्टेड होगा हेड ऑफ द स्टेट, और इंपॉर्टेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी, दोनों जो है वो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ही होंगे यहाँ पर। और जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम हमेशा यूएस को ही पढ़ते हैं, ध्यान में रखना। देन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव होगा, यानी क्या होगा, प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ स्टेट होगा और प्रेसिडेंट ही हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। प्लस साथ में यहाँ पर याद रखना है कि टेन्योर जो है वो फिक्स होगा, 4 साल के लिए जो वो टेन्योर फिक्स रहता है, ठीक है। यहाँ पर फिक्स टर्म कैन नॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट थ्रू इम्पीचमेंट, अगर रिमूव करना है तो सिर्फ इम्पीचमेंट के थ्रू ही रिमूव किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की भी अगर हम बात करें तो वो भी इम्पीचमेंट होती है, दैट इज अंडर आर्टिकल 61 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीचमेंट का ये आर्टिकल है, याद रखना, पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी सेकेंड यहाँ पर एक कंसेप्ट और समझो कि इम्पीचमेंट कैसे होती है, यहाँ पर वॉयलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर संविधान में जो ग्राउंड मेंशन है उसके बेसिस पर वॉयलेशन हो रही है कोई, तो देन जो है वो इम्पीच किया जाएगा, और उसमें भी जो है वो 14 डेज नोटिस जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया जाता है। देन उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर की अगर हम बात करें तो आपका जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है यहाँ पर क्लियर सेपरेशन देखी जाती है बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कैसे, अभी देखो यहाँ पर कंसेप्ट समझना, जो कैबिनेट होती है, जो यूएस प्रेसिडेंट के जो मिनिस्टर्स होंगे अपने, वो कहीं से भी इलेक्ट कर सकते हैं किसी भी फील्ड से। देन वो यहाँ पर जो है वो आपके जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उनके मेंबर्स नहीं होते, वो अलग से काम करता है। सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अलग से चलते हैं। तो यहाँ पर क्या रहता है, क्लियर सेपरेशन रहता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों एक दूसरे के मेंबर नहीं होते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, लेकिन फिर एक पॉइंट और भी यहाँ पर याद रखना कि तीनों अपने आप इंडिपेंडेंटली काम भी कर रहे हैं। सुपरमेसी किसकी रहती है यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट की। फाइनली डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट, अगर पावर ब्रीचेस होते हैं तो देन उस केस में जो है वो यूएस में पावर रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। और भारत में जो पावर रहती है, भारत में जो सुपरमेसी रहती है, भारत में भी ऐसा है कि सेपरेशन है, लेकिन भारत में सुप्रीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे यहाँ पर हमने कहा कि संविधान ही जो है वो हमारे यहाँ पर सर्वोपरि है। देन उसका नो डिसोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेचर, यहाँ पर जो है वो लेजिस्लेचर को डिसॉल्व नहीं किया जाता है एग्जीक्यूटिव के थ्रू, एग्जीक्यूटिव जो है वो डिसॉल्व नहीं करेगा, ध्यान रखना। देन उसके बाद इंडिपेंडेंट कैबिनेट जो वो इंडिपेंडेंट रहती है, नॉट अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, जो मैंने आपको बताया कि जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो है वो अपने कैबिनेट को जो है वो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को उसमें ऐड किया। देन उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट के, हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं, लेकिन यूएस में डायरेक्ट होते हैं। देन उसका एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें कौन कौन सी कंट्रीज़ में जो है वो आपका जो है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम का है, देन यूएसए में, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, मैक्सिको। अब यहाँ पर हम फ्रांस क्यों नहीं कह रहे, फ्रांस में भी तो प्रेसिडेंट है, लेकिन फ्रांस में जो है वो सेमी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट सिस्टम है। सेमी प्रेसिडेंशियल मतलब वहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्रेसिडेंट होता है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम होते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, पीएम जो है वो होम अफेयर को देखते हैं, जितने भी होम अफेयर्स होते हैं दैट इज़ डन बाय द प्राइम मिनिस्टर, और जो आपके प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके फॉरेन अफेयर्स देखते हैं सारे के सारे। तो याद रखना सेमी प्रेसिडेंशियल, वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं पीएम को। देन डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो सबसे पहले तो याद रखना पार्लियामेंट्री में जो है वो आपका डुअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, हेड जो मैंने आपको बताया हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें हेड ऑफ स्टेट जो है वो आपका कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अगर हम बात करें दैट इज प्राइम मिनिस्टर। सेकंड पॉइंट पे हम यहाँ पर प्रेसिडेंशियल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिंगल एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ही जो है वो क्या होगा, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे। देन उसका सेपरेशन ऑफ पावर जो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्लियर नहीं है,
ऑलमोस्ट क्या है, ओवरलैपिंग पावर है, यानी कि चेक एंड बैलेंसेस के प्रिंसिपल को जो है वो प्रमोट किया जाता है। अब जहाँ पे भी नो स्ट्रिक्ट सेपरेशन आ रही है, ओवरलैपिंग पावर यहाँ पर लिखा जा रहा है, ओवरलैपिंग बिटवीन द ब्रांचेस, तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंसेस इनडायरेक्टली मतलब क्या होता है कि चेक एंड बैलेंसेस को प्रमोट किया जा रहा है। फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन होते हैं, यहाँ पर बिल्कुल जो है वो क्लियरली सेपरेट किया गया है, सबकी सबकी पावर्स को डिफाइन किया गया है, और ये सभी कहाँ पर किया गया है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डिफाइन किया गया है। देन उसके बाद टेन्योर की अगर हम बात करें तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, स्पेशली पार्लियामेंट्री में। लोकसभा को कभी भी डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वैसे 5 साल रहता है, लेकिन कॉन्फिडेंस जब तक है तब तक सरकार है, जब कॉन्फिडेंस गया तो सरकार गई, ऐसा समझो। लेकिन यहाँ पर फिक्स टेन्योर रहता है और लोअर हाउस को डिसॉल्व भी नहीं किया जाता। देन उसके बाद इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो हमारे जो हेड ऑफ स्टेट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं प्रेसिडेंशियल में। देन अकाउंटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले बात की थी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव जो है वो अकाउंटेबल होगी लेजिस्लेचर के लिए, लेकिन प्रेसिडेंशियल में क्या होता है, जो आपके एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेचर का पार्ट ही नहीं होती है, तो वो रिस्पॉन्सिबल क्यों होगी? जो पार्ट ही नहीं है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर पार्ट होता है, ठीक है। एमपी जो है वो मिनिस्टर जो है वो एमपी भी होते हैं और वो लोकसभा के पार्ट होते हैं, तो इसलिए जो है वो, अगर इसका क्लियरली मतलब ये रहता है कि एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। देन उसका डिसॉल्व की अगर हम बात करें तो यूके और यूएस इंडिया में पॉसिबल है, लोअर हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाता है। अभी डिसॉल्व करने के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 2 तरीके से डिसॉल्व होता है। एक तो जब मेजॉरिटी जो है वो चली जाती है, पहला पॉइंट। सेकंड, उसके बाद जब आपके 5 साल खत्म हो जाते हैं, नए इलेक्शन होने होते हैं, तो इलेक्शन जब होते हैं तभी भी जो है वो डिसॉल्व किया जाता है। और जो ये डिसॉल्व करने की जो पावर होती है, ठीक है, हाउस को डिसॉल्व करना, ये प्रेसिडेंट के पास होती है, याद रखना, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर होगी। देन उसके बाद यूएस में अगर हम बात करें तो वहां पे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, तो स्टेबिलिटी की बात की जाती है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेस स्टेबल होते हैं, यहाँ पे पॉलिसीज की कंटिन्यूएशन नहीं होती। जैसे मान लीजिए अभी कोई पार्टी मेजॉरिटी में है और उसने कुछ प्रोविजंस, कुछ फीचर्स बनाए, देन आफ्टर दैट क्या होता है कि मान लीजिए इन केस क्या हुआ कि नेक्स्ट क्या हुआ, सरकार अगले महीने गिर गई, अगले महीने मेजॉरिटी लूज कर गई, तो देन उसकी जो पॉलिसीज थी वो फिर रुक जाती है। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो है वो लेस स्टेबल गवर्नमेंट है और पॉलिसीज कंटिन्यू नहीं रहती। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वो बहुत स्टेबल होती है और पॉलिसीज़ को कंटिन्यू, मतलब यहाँ पर पॉलिसीज़ में जो है वो कंटिन्यूटी बनी रहती है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रहता है। देन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन अगर हम बात करें तो यहाँ पर फास्टर रहते हैं, क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों सिमिलर पार्ट होते हैं, तो देन वो एक ही का ही पार्ट है, तो वो ईजी रहता है। देन उसके बाद प्रेसिडेंशियल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर जो है वो एक तरह से स्लोअर रहता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और ये हमारे संविधान में कहा भी गया है कि हमारा संविधान ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड है और ना तो ही फ्लेक्सिबल है, वो एक तरह से मिक्सचर में है। तो कुछ प्रोविजंस हमारे पास रिजिड भी है और कुछ प्रोविजंस हमारे पास फ्लेक्सिबल भी है, इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो बहुत रिजिड होता है और गवर्नमेंट लास्ट तक रहती है, जब तक 4 साल पूरे कंप्लीट नहीं होते। और एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना कि यूएस में जो प्रेसिडेंशियल है वो 2 बार बन सकता है, मैक्स 2 बार, और 2 से ज़्यादा बार नहीं बन सकता। देन उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज की हम बात करें तो पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है पार्लियामेंट्री सिस्टम के रिगार्डिंग एडवांटेज में, कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है यहाँ पे, कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी। फिर उसके बाद अगर कोई डेडलॉक क्रिएट होता है तो देन उस केस में हमारा स्मूथ फंक्शनिंग का ऑप्शन हमेशा रहता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, डेडलॉक्स नहीं होते हैं ज़्यादा। अडेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। प्राइम मिनिस्टर अगर ईजी टू चेंज लीडरशिप इफ़ द प्राइम मिनिस्टर लॉज मेजॉरिटी, कि अगर मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर सही से या जो कैबिनेट गवर्नमेंट है वो सही से काम नहीं करी, देन इजीली जो है वो कोई दूसरा जो है वो सरकार बना सकता है। एक पॉइंट यहाँ पर और भी याद रखना कि अल्टरनेटिव सिस्टम हमेशा रहता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमेशा जो है वो रहती है। यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, डिक्टेटरशिप को अवॉइड किया जाता है, डिक्टेटरशिप यहाँ पर नहीं होगी, पहला पॉइंट। सेकेंड, उसके बाद हमें याद रखना है कि वाइडर रिप्रेजेंटेशन का जो है वो स्कोप यहाँ पर रहता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में वाइडर रिप्रेजेंटेशन का स्कोप जो है वो हमेशा रहता है, ये कुछ एडवांटेज है।
डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इंस्टेबिलिटी रहती है, कभी भी सरकार गिर सकती है, हमेशा खतरा रहता है। और स्पेशली अगर आप मेजॉरिटी या फिर आप जो है कोalition गवर्नमेंट चला रहे हो, जब आप कोalition गवर्नमेंट चला रहे हो तो उस केस में हो सकता है कि कभी भी जो है वो सरकार गिर सकती है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव का डोमिनेशन रहता है, स्पेशली कैबिनेट का जो है वो यहाँ पर डोमिनेशन रहता है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में खतरा रहता है। और एक कंसेप्ट और यहाँ पर ध्यान में रखना, अगर 400 पार का जो कंसेप्ट था, फॉर एग्जांपल कि कोई पार्टी जो है वो 400 प्लस सीट्स लेकर आता है और इतनी सीट्स लेकर आती है कि उन्हें अपोजिशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो उस केस में इलेक्टेड डिक्टेटरशिप की तरफ भी जो है हम जा सकते हैं। प्लस यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो क्लियरली मतलब एक तरह से कन्फ्लिक्ट रहते हैं, तो ये आप बता सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर जो है वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमेशा रहते हैं। प्रेसिडेंशियल की हम बात करें तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में, तो सबसे पहले एडवांटेज में स्टेबल गवर्नमेंट रहती है, फिक्स टेन्योर है, फिक्स पॉलिसीज चलेगी, अगर कोई पॉलिसी बनाई तो कंटिन्यू रहेगी। क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर रहता है और डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी रहती है, यहाँ पर क्या रहती है, पीपल्स को डायरेक्ट अकाउंटेबल होते हैं। तो डीमेरिट्स में जो है वो आप एक पॉइंट बता सकते हैं पार्लियामेंट्री में कि यहाँ पर जो है वो हेड ऑफ द स्टेट वो डायरेक्टली अकाउंटेबल नहीं है। देन उसका डिसएडवांटेज भी है, यहाँ पर डिसएडवांटेज क्या है कि एक तो सिंगल एग्जीक्यूटिव है, तो ये भी जो है वो कहीं ना कहीं पावर कंसंट्रेशन की तरफ रहता है कि पावर कंसंट्रेशन होगी आपकी जो है वो एक ही पर्सन के हाथ में। दूसरा लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पर रहता है, लिमिटेड स्कोप रहता है, तो लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन और लिमिटेड स्कोप ये कंसर्न रहता है। फिर उसके बाद डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो यहाँ पर स्लो रहती है, क्यों, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक एंड लेजिस्लेटिव अप्रूवल्स जो है वो बहुत डिले होते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन भारत के लिए कौन सा सिस्टम बेटर था ये समझना बहुत ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहला तो हमें याद रखना है कि भारत के लिए दोनों ही सिस्टम अच्छे थे, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम से बहुत ज़्यादा जो है वो फेवरेबल हमारे लिए था, क्योंकि 1853 में सबसे पहले जो है वो मिनी पार्लियामेंट का कंसेप्ट आया था और हम 1853 से लेकर 1947 तक जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को देख रहे थे, समझ रहे थे। तो रूल ऑफ लॉ के लिए हमारे लिए जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़्यादा बेटर लगा। प्रेसिडेंशियल भी अच्छा है, एक तरह से स्ट्रांग जो है वो गवर्नमेंट बनती है इसमें, जिसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन होती है जो कि यूएस में है। देन फाइनली हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस तरह से पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दोनों के मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, लेकिन हमें जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रमोट करनी थी, जिसमें जो है वो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के कंसेप्ट को भी जो हम लेकर आ सकते हैं, तो देन हमारे यहाँ पर एक तो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जो हमारी सरकार के पास इनिशियल चैलेंजेस थे कि सभी को रिप्रेजेंटेशन देना, तो उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे लिए सबसे बेस्ट है। और आज भी हमारे लिए जो है वो जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो सबसे जो है वो बेस्ट रहेगा।